हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यश स्टोरी स्टूडियो पर द सुप्रीम ऑफ गॉड्स की एक न्यू एपिसोड में। हमारी इस स्टोरी में 18 प्लस मोमेंट्स जैसे लड़ाई झगड़ा मारकाट खून खराबा और भी बहुत से रोमांटिक सीन हैं, तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर ही देखना। अगर ऐसी स्टोरी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी तुम्हें। तो चलो बिना कोई देर किए आज का एपिसोड करते हैं स्टार्ट। यश इस समय उस ऊंचे से पेड़ की डाल पर बैठा अपने लोहे के धनुष की स्ट्रिंग को पूरी ताकत से पीछे खींच रहा था, और फिर देखते ही देखते शिक की आवाज के साथ हवा को चीरती हुई एक तीर की परछाई बिजली की रफ्तार से आसमान को चीरते हुए उस लोहे की चोंच वाले बाज यानी मेटल पैकर ईगल की ओर बढ़ती जाती है। इस आसमान और हवा को चीर देने वाले बिजली की रफ्तार वाले तीर में यश के बाईं आंख का सुपरविजन और उसके कंटिन्यूअस मीटियोर एरो नाम की उस तकनीक की पूरी समझ बसी थी, और इसी के साथ वहां चारों ओर आसमान में एक गुस्से और दर्द भरी तीखी आवाज गूंजने लगती है। इस समय तक बाज के पेट में यश का चलाया जहरीला तीर धंस चुका था और वहां से निकलते ताजा खून ने उसके सुनहरे पंखों को लाल कर दिया था, लेकिन घायल होने की वजह से अब वो बाज और भी ज्यादा खूंखार लगने लगा था। और क्योंकि बाज की नजरें और भी ज्यादा तेज होती है, इसीलिए एक ही सेकंड में उसे अच्छे से पता चल गया था कि यश कहां पर छिपा है, और देखते देखते वो सीधे यश की ओर झपट पड़ता है। ओह शिट फक, भागो यहाँ से, मर गए। अब वो यही सब चिल्लाता जा रहा था क्योंकि उस बाज ने उसकी ओर देख लिया था, और इसी वजह से यश का चेहरा भी बदल गया था, और फिर वो तुरंत लाइटली फ्लोटिंग फेरी नाम की उस टेक्निक को एक्टिवेट करता है और फिर उड़ते हुए उस घने जंगल की झाड़ियों में गोता लगा देता है। हालांकि यश का निशाना तो ठीक था, लेकिन उस तीर की पावर इतनी नहीं थी कि वो उस बाज की जान निकाल सकता। ऊपर से इस बाज का डिफेंस सबसे ज्यादा था, क्योंकि इस बाज में डिफेंस और स्पीड की कैपेसिटी लगभग एक खूंखार राक्षस के बराबर थी। यश एक बंदर की फुर्ती से पेड़ों के बीच एक के बाद एक कूदता जा रहा था, लेकिन उसकी बाईं आंख अब भी उसी बाज पर जमी हुई थी। लेकिन ऐसे ही कुछ देर भागने के बाद वहां पर शिक की आवाज के साथ एक और तीर भी हवा में लहराते हुए उस बाज की ओर जाने लगता है। इस बार निशाना सीधे बाज के गले पर था। तीर गले को चीर तो नहीं पाया था, लेकिन फिर भी वो गले में गहराई तक धंस चुका था। अरे बापू रे, गला किसी भी जंगली जानवर का सबसे कमजोर हिस्सा होता है, लेकिन इस बाज की खाल तो लोहे जैसी सख्त है। यश के मन में अभी यही सब चल रहा था, और लगातार वो उस बाज को अपने पीछे पीछे लगाए रख रहा था। एक तरीके से वो उस बाज को थकाने की कोशिश कर रहा था, और फिर देखते देखते कुछ टाइम बाद जिंदगी और मौत की इसी लुका छिपी के अंदर बाज जहर के असर से आखिरकार एक दर्दनाक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। जहरीले तीरों में लगे जहर ने अपना काम कर दिया था, और इसी के साथ यश ने भी एक राहत की सांस ली थी। उसकी आंखों में उस मरे पड़े बाज को देखकर चमक साफ दिखाई दे रही थी। इसी एक बाज को बेचने पर उसे 700 से 800 चांदी के सिक्के मिल सकते थे, और अब तक के टोटल शिकार को मिलाकर यश की कुल कमाई लगभग 1000 सिक्कों से ऊपर पहुंच चुकी थी। एक ऐसी दौलत जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। लेकिन इतना पैसा शायद तीसरी रैंक को तोड़ने और कीमती जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए भी काफी नहीं होगा। यश अभी अपनी जिंदगी में पहली बार इतने सारे रुपए देखने से हैरान तो था और एक्साइटेड भी, लेकिन फिर भी वो आगे के समय को सोचकर अपने आप को शांत करने लगता है। और फिर देखते देखते अगले 3 दिनों तक यश उसी स्काई क्लाउड फॉरेस्ट में एक शैडो शिकारी की तरह घूमता रहता है। हर बार जब यश के धनुष की डोरी कांपती, किसी न किसी एक जानवर की मौत की आवाज वहां चारों ओर आसमान में गूंजने लगती। 5 पॉइजनस सेंटीपीड, बेहद जहरीला, शरीर मजबूत करने वाला, औषधीय शराब बनाने के काम आता है। कीमत 200 सिक्के। ग्रीन विंग ईगल, ताकत तीसरी रैंक के बराबर, कीमत 900 सिक्के। काले धब्बे वाला जंगली सुअर, कीमत 400 सिक्के। अपने शिकार की क्षमता बढ़ने के लिए यश ने अपनी दोनों तकनीकों लाइटली फ्लोटिंग फेरी और रैपिड मीटियोर एरो को चरम सीमा तक इस्तेमाल किया था, और उसकी इसी कड़ी मेहनत का फल उसे मिल रहा था। उसकी रफ्तार अब बाकी के तीसरी रैंक के योद्धाओं से कहीं ज्यादा हो चुकी थी, जबकि वो अब भी दूसरी रैंक पर ही था। यश इस समय अपने उन्हीं थैलों को बांधते हुए मन ही मन कहे जा रहा था, मेरे पास ये जो सामान है उसकी कीमत शायद लगभग 3 से 4 हजार चांदी के सिक्के तो होगी। यश के पास अब तक कुल मिलाकर 2 थैले बन चुके थे, जिन्हें देखकर अब जाकर वो परिपूर्णता का अनुभव कर पा रहा था। यश ने शिकार के लिए जानबूझकर छोटे लेकिन खतरनाक जानवरों को चुना था, क्योंकि इससे उन जानवरों को घर ले जाने में आसानी होती। ऊपर से वो खतरनाक थे, इसीलिए वो बहुत ही कीमती भी थे। और इस समय वो घर लौटने के लिए अपनी पैकिंग कर रहा था।
तभी उत्तर की दिशा से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। इस समय वहां पर इतनी तेज दहाड़ गूंजी थी जिससे यश का खून तक जम चुका था। उसके कान के पर्दे फटने लगे थे और हवा का रुख भी बदल गया था। वहां पर चारों ओर धूल उड़ने लगी थी और पूरा का पूरा मौसम भी बदल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो कयामत की रात आ गई हो। एक मिनट, ये कौन सा जानवर था इतना शक्तिशाली? यश इस समय हैरान तो था, लेकिन वो तुरंत बिना कुछ सोचे समझे अपनी बाईं आंख को एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ यश को अपनी बाईं आंख से यहाँ से लगभग 5 मील दूर एक नीली गर्दन वाला डेथली टाइगर दिखाई देता है। इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर की थी और ये डेथली टाइगर किसी भी सिंपल टाइगर से लगभग 2 गुना बड़ा था। और तो और इसकी दहाड़ ने आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में पूरी तरीके से दहशत फैला दी थी। भागो, ये पाकों का राजा एक डेथली बीस्ट बन चुका है। इसकी ताकत 4थी रैंक के एक योद्धा के बराबर हो चुकी है। कुछ ऐसी डर कर भागने और चिल्लाने की आवाजें साफ तौर पर सुनी जा सकती थी। 5-6 जवान योद्धा जो दूसरी और तीसरी रैंक के थे अपनी जान बचाकर वहां से भागते जा रहे थे, जिनको सिर्फ एक 15-16 साल का लड़का गाइड करता जा रहा था। इसके चेहरे पर एक घाव का निशान भी था। उसकी कल्टीवेशन तीसरी रैंक के पीक पर थी और फिर देखते देखते वो अपनी लंबी तलवार से आसपास के एक पेड़ को काटकर उस बाघ के रास्ते में गिरा देता है ताकि उस बाघ की रफ्तार धीमी हो सके। लेकिन बाघ अपना पंजा मारता है और धड़ाम की आवाज के साथ वो विशाल पेड़ तिनकों की तरह बिखर जाता है। जहां एक ओर ये सारा भयानक मंजर चल रहा था, वहीं दूसरी ओर यश जो कि इसे देखता जा रहा था। सचमुच एक डेथली बीस्ट की ताकत बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। यश का दिल उस डेडली बीस्ट को देखकर तेजी से धड़कता जा रहा था। ऐसे जानवर से तो सिर्फ वही लड़ सकता था जिसने इनर स्ट्रेंथ हासिल कर ली हो। वहीं फिर से जंगल के अंदर यश से 5 मील दूर अचानक बाकी के सारे लड़के चिल्लाने लगते हैं, नितिन संभल कर, बचना। बाकी के सारे लड़के उस घाव वाले लड़के यानी नितिन को आगाह करते जा रहे थे, जबकि वो बाघ तो जैसे मानो उस नितिन के पीछे ही पड़ चुका था। और तभी यश को याद आता है कि नितिन शर्मा और चौधरी परिवार की तरह शहर के तीसरे बड़े खानदान दीक्षित खानदान का उभरता हुआ सितारा था। वो टाइगर जहां जहां से गुजरता जा रहा था वहां से आसपास के सारे पेड़ उखड़ते जा रहे थे। यश देखता है कि नितिन सचमुच बहुत ताकतवर था। उसकी तलवारबाजी और स्पीड किसी भी सिंपल रैंक 3 के बंदे या कहें कल्टीवेटर से बहुत ही ज्यादा लग रही थी। अरे नितिन को बचाओ। दीक्षित खानदान के वो बाकी के 2 लड़के अपना धनुष निकालते हैं और उस टाइगर पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उनके चलाए गए तीर उस बाघ के लिए बिल्कुल किसी खुजली की तरह थे। अगर मैंने गलती से भी इस टाइगर किंग को मार गिराया तो इसे एक अकेले टाइगर की कीमत ही 20 से 30 हजार चांदी के सिक्के हो जाएगी। यश की आंखों में इस समय लालच नहीं बल्कि एक बड़ा सा टारगेट चमक रहा था। वो अच्छे से इस काम में होने वाले जोखिम को जानता था और इसीलिए ये उसका एक सबसे बड़ा बहादुरी का फैसला था। लेकिन उसके लिए बहादुरी का फैसला होने से कुछ नहीं होने वाला था। यह असलियत में बहादुरी थी या बेवकूफ़ी वो तो आगे ही पता चलने वाला था। और फिर यश अपने दिमाग में चल रही फालतू बातों को साइड करता है और फिर एक के बाद एक टहनियों पर छलांग लगाते हुए वो उस लड़ाई के मैदान के पास पहुंच जाता है, जहां यश जल्द से जल्द उस मैदान की ओर आ रहा था। वहीं दूसरी ओर उस मैदान में अब तक हालात बद से बदतर हो चुके थे। नितिन ने अपनी आखिरी शक्ति झोंकते हुए अपनी तलवार से एक विंड स्प्लिटिंग ब्लेड का हमला किया और बिजली से चमकती वो तलवार देखते देखते उस बाघ के सर पर लग जाती है और चारों ओर एक पैंग की आवाज गूंजने लगती है। नितिन की पूरी ताकत से चलाई वो तलवार अब तक उस बाघ की चमड़ी में आधा इंच अंदर तक घुस चुकी थी, लेकिन उस तलवार और उस बाघ की टक्कर की वजह से बाकी का बचा हुआ फोर्स सीधा नितिन के ऊपर लगा था, जिसकी वजह से नितिन उड़ता हुआ पीछे एक पेड़ से जा टकराता है और उस पेड़ में अब तक कुछ हद तक गड्ढा भी हो चुका था, जिससे उस बाघ की फोर्स का अंदाजा लगाया जा सकता था जो कि नितिन के ऊपर पड़ी थी। जबकि दूसरी ओर अब तक उस टाइगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और एक तेज दहाड़ के साथ वो सीधा अपना मुंह खोलता है और नितिन की गर्दन दबोचने के लिए अपना सारा जोर लगाकर एक छलांग लगाता है। जबकि नितिन इस समय तक पूरी तरीके से थक चुका था क्योंकि उसने अपनी आखिरी ताकत भी उस एक बार में झोंक दी थी। ऊपर से उस पेड़ से हुई टक्कर की वजह से अब उसे एक्स्ट्रा चोटें भी आ चुकी थी, जिसका मतलब था नितिन अब तो हिलने की हालत में भी नहीं था। वहीं दीक्षित परिवार के बाकी के उसके साथी ये सब होता देख नितिन के लिए चिल्ला पड़े, नहीं नितिन। और इससे पहले कि वो और कुछ भी कर पाते, शिक की आवाज के साथ अचानक एक तीर हवा को चीरता हुआ पेड़ों के झुरमुटों के बीच से निकलता है और सीधे उस टाइगर की आंखों में जा घुसता है।
इस तीर का वहां पर आना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इसकी वजह से वहां पर हैरानी भी थी। लेकिन ये हैरानी बस 1 सेकंड की थी, क्योंकि वो उड़ता तीर इस टाइम तक उस बाघ की आंख में जा घुसा था और अब वो जमीन पर गिरा हुआ बाघ एक जोर की दहाड़ मारता है और जिस दहाड़ में उसका दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसकी वजह से पूरा का पूरा जंगल कांपने लगा था। वहां दीक्षित परिवार के बाकी के लड़के भी दंग रह गए थे। बाघ की खाल बहुत ही सख्त थी, लेकिन उसकी आंखें उसका सबसे कमजोर हिस्सा थी और इसी वजह से उसकी आंखों से खून की धारा बहने लगी थी और वो टाइगर इस समय तक दर्द से पागल हुए जा रहा था और एक तरीके से उसका दिमाग अब पूरी तरीके से सटक चुका था, जिस वजह से वो अपने आसपास उस बंदे को ढूंढ रहा था जिसने उसके ऊपर तीर चलाया था। और जब वो ये सब कर रहा था, इसी बीच नितिन को भी पीछे हटने का अच्छा मौका मिल गया था। जहां एक और नितिन वहां से पीछे हट चुका था, वहीं यश भी उस पेड़ से 100 मीटर दूर एक विशाल खोखले पेड़ के तने में छिपा बैठा था। हालात ये थे कि उस बाघ से 100 मीटर दूर होने के बाद में भी अब तक यश पसीने से तरबतर हो चुका था। वहीं कुछ देर तक वो बाघ भी अपने ऊपर उस तीर चलाने वाले को ढूंढता रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका ध्यान फिर से उस दीक्षित परिवार के लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और फिर से जैसे ही वो वहां पर हमला करने के लिए बढ़ता है तो यश फिर से दूसरा तीर चला देता है। लेकिन इस बार यश की टेक्निक काम नहीं आने वाली थी, क्योंकि वो टाइगर इस चीज के लिए पहले से ही तैयार था और वो पहले से अलर्ट हो रखा था। इसी वजह से वो तीर जैसे ही उसकी आंखों के पास आता है, 1 सेकंड के अंदर ही वो बाघ अपनी दोनों आंखें और पलकें बंद कर लेता है और इसी वजह से वो तीर उसकी बाहरी चमड़ी से टकरा कर वही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अरे नहीं, शिट। यश इस समय थोड़ा निराशा में सर हिलाता जा रहा था। एक ही चाल दोबारा काम नहीं करने वाली थी, ये उसे अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी उसने इसका ट्राई किया था। हालांकि यश की ये चाल तो काम नहीं की थी, लेकिन उस बाघ के इस पागलपन का फायदा उठाकर नितिन ने फिर से उस पर हमला कर दिया था और देखते ही देखते वो उस टाइगर के सर पर फिर से उसी घाव के ऊपर जोरदार वार कर देता है और अब तो वो घाव लगभग 2 इंच गहरा हो चुका था। यस, यही चांस है मेरा। तभी यश की आंखें चमक उठती है और फिर से वो एक बार जहरीले तीर चलाने शुरू कर देता है। यश का हर एक छोड़ा गया तीर सीधा उस बाघ के उसी घाव के अंदर जाकर लग रहा था और धीरे धीरे उन तीरों पर लगा जहर उस बाघ पर भी असर करने लगा था। सर पर हुए उस घाव के दर्द और उस घाव में लगे जहर की वजह से अब तो वो टाइगर भी कमजोर महसूस करने लगा था और आखिरकार उसे एक बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आने लगती है, जिस वजह से उसे अच्छे से समझ में आ जाता है कि अब उसके लेने के देने पड़ चुके हैं और इसी वजह से वो फिर से जंगल की गहराइयों में गुम होने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जहाँ वो बाघ अब भागने की कोशिश कर रहा था, वहीं दीक्षित परिवार के सारे सदस्य अब उसे भागने नहीं देना चाहते थे और फिर वो ऑर्डर देते हैं, पकड़ो इसे, सब के सब मिलकर पकड़ दो। लेकिन अब किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी स्पीड का बराबर मुकाबला कर पाए। वहीं दूसरी ओर नितिन भी अब तक पूरी तरीके से घायल हो चुका था, उसके पूरे शरीर से खून निकलता जा रहा था और उस आखिरी अटैक के बाद तो वो पूरी तरीके से बेहोश हो गया था। दीक्षित परिवार के सारे मेंबर्स अपने साथी का बदला लेना चाहते थे, उसकी मौत का बदला लेना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उनकी स्पीड इतनी थी नहीं और नितिन की हालत उस बाघ का पीछा करने की नहीं थी और इसीलिए वो दोनों देखते देखते वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन ये सब तो तब था जब उस बाघ के सर पर इतना गहरा घाव था, ऊपर से उसके शरीर के अंदर जहर भी था और उसका पूरा शरीर अब धीरे धीरे जवाब लेने लगा था। इसके बाद में भी वो सैनिक उसका पीछा नहीं कर पा रहे थे। इससे उस बाघ की ताकत का अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता था। यही है मेरा चांस। कहाँ जाओगे तुम जाने मन, हम पीछे पीछे चले आएंगे। यश ये सब कहकर मन ही मन खुश हो रहा था और देखते देखते वो फिर से अपनी लाइटली फ्लोटिंग फेरी टेक्निक को एक्टिवेट करता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ उस बाघ के पीछे जाने लगता है। इस टाइम उसकी नजरों में वो बाघ अब सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि 20-30 हजार चांदी के सिक्कों की एक चलती फिरती पोटली दिखाई दे रहा था।